नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों। राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 29 मार्च को है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए एक रिवीजन क्लास जो है बनाई है, जिसमें आपके इतिहास की बुक है हमारे अतीत भाग 3, उसका एक रिवीजन के रूप में आप इसको पाएंगे, जिसमें इस किताब का संपूर्ण निचोड़ जो है मैं आपको कुछ ही समय में बताऊंगा, यानी कम समय में जो है आपको पूरा रिवीजन, जिससे आप इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको ये बुक जो है कंप्लीट हो गई। तो आपकी बुक जो है हमारे अतीत भाग 3, जिसमें कुल 10 जो है अध्याय है, उनका जो है एक सारांश, जो मेन उनमें जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको मैं आपको कम समय में रिवीजन करवाऊँगा। तो आपके इसमें पहला पार्ट जो है वो है कैसे, कब और कहाँ। ये है आपके पहला पार्ट। तो इस पार्ट में जो है आपके मुख्य रूप से जो है पिछली कुछ शताब्दियों की जो है घटनाएं बताई गई है, जिसमें मुख्य रूप से 18वीं सदी से लेकर और अपने आज़ादी तक की घटनाएं बताई गई हैं। और इसमें आपके जो है मुख्य रूप से अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर आधिपत्य जमाया, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है आपके 1757 में एक घटना बताई गई है जो हुई है प्लासी में, इसीलिए इसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और यह युद्ध जो है वह होता बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे लॉर्ड क्लाइव। इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है और इसमें लॉर्ड क्लाइव जीत जाते हैं। उसके बाद एक घटना है 1764, और 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर नामक जगह है बिहार के अंदर, वहाँ ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है ब्रिटिश अधिकारी थे एक तरफ, वो थे हेक्टर मुनरो ब्रिटिश अधिकारी, और इसके विपक्ष में जो थे वो बंगाल, बिहार तथा अवध, इन तीनों जगह के शासक और हेक्टर मुनरो जो है इस युद्ध में हिस्सा लिए थे, जिसमें हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। उसके बाद जो है इसके कुछ समय पश्चात जो है 1773 ईस्वी के अंदर जो है 1773 ईस्वी में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का व्यक्ति जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, गवर्नर जनरल, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद जो है 1782 के अंदर जो है 1782 के अंदर लॉर्ड क्लाइव ने 1782 के अंदर जेम्स रेनेल नाम के व्यक्ति को जो है नक्शा बनाने के लिए कहा हिंदुस्तान का, यानी हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए जो है लॉर्ड क्लाइव ने जेम्स रेनेल को कहा था 1782 के अंदर। और 1817 के अंदर जो है जेम्स मिल नाम के व्यक्ति ने जो है एक किताब लिखी, जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब लिखी। और इसमें जो है इन्होंने जो है इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, 3 कालखंडों यानी 3 विभाग के इतिहास के भाग किए, जिसमें एक जो था वो था हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का काल। और इस विभाजन की जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने, अधिकतर इतिहासकारों ने इस विभाजन की उपेक्षा की थी, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उसके बाद जो है 1857 की क्रांति भी हुई थी, जिसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह ने जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और इस समय 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। और 1857 की क्रांति के बाद जो है यह गवर्नर जनरल
नाम का जो पद था, इसका नाम जो है बदलकर वायसराय रखा गया। वायसराय नाम जो है वो गवर्नर जनरल की जगह ये नाम उपयोग में आने लगा। और अंतिम वायसराय जो थे, अंतिम ब्रिटिश वायसराय यानी अंग्रेज अधिकारी जो वायसराय बने वो थे माउंटबेटन। माउंटबेटन नाम के व्यक्ति जो थे वो अंतिम वायसराय थे। और उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 के अंदर जो है हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था। यानी भारत जो है 15 अगस्त 1947 को इस प्रकार आज़ाद हुआ। और भारत आज़ाद होने से पहले अंग्रेज जो थे हम पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अपने कई सारे कार्यालय बनवाए जिसमें अपने पत्रों को और सरकारी आदेशों को जो है सुरक्षित रखते थे। जिसमें जो है दिल्ली में जो है उन्होंने संग्रहालय बनाया, दिल्ली संग्रहालय भी बनवाया उन्होंने। तो मुख्य रूप से जो है दिल्ली में जो है वो अपने जो भी राजपत्र थे, सरकारी आदेश थे, उनको रखते थे। और ये सभी दस्तावेज जो है वही हमारे इतिहास की जानकारी जो है प्राप्त करने में अध्ययन के स्रोत रहे हैं। तो इस प्रकार जो है आपके प्रथम पार्ट में जो है ये जानकारी जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है आपके व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। तो इसमें जो है आपके भारत के अंदर जो है मुग़ल शासक थे अंतिम, वहाँ से लगाकर जो है यानी मुग़लों के शासनकाल का अंत हुआ और किस प्रकार जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज आए थे, इसकी कहानी इसमें है। तो 1707 के अंदर जो है औरंगजेब जो है मुग़ल सम्राट थे। औरंगजेब 1707 के अंदर जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी और ये अंतिम जो है शक्तिशाली मुग़ल बादशाह थे। और इसके बाद जो है एक छोटी व्यापारी कंपनी के तौर पर अंग्रेज आए। अंग्रेज जो है वो आए व्यापार करने के लिए एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के तौर पर, व्यापारी कंपनी के रूप में, यानी अंग्रेज जो है यहाँ व्यापार के रूप में यहाँ आए थे। और अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ का राजनीतिक रूप से फ़ायदा उठाते हुए फिर यहाँ जो है स्थायी रूप से रहने लगे थे। भारतीय कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची की यूरोप में बड़ी मांग थी, इसलिए जो है विभिन्न यूरोपीय देशों ने जो है भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। यानी यूरोपीय देश जो है उन्होंने भारत में व्यापार स्थापित किया। और मुग़ल बादशाह जो थे उनके फरमान यानी उनके आदेश जो थे उनको सबसे पहले जो है बंगाल में जो है मना कर दिया गया था मानने से। ठीक है, तो उसके बाद जो है उनमें अंग्रेज़ों और नवाब में टकराव हो गया, अंग्रेज़ों और नवाब के बीच टकराव हो गया। इसी कारण जो है प्लासी का युद्ध भी हुआ था। प्लासी का युद्ध भी इसी कारण हुआ था। और 1757 में प्लासी के युद्ध के सामने आने के बाद इस युद्ध के जो पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र जो है एक सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको अगले नवाब बनाने का वादा करके सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब, उनके साथ जो है विश्वासघात करते हुए इनके एक सैनिक थे मीर जाफ़र, उसको जो है राज्य देने यानी राजा बनाने का लाभ देते हुए जो इनको अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया और प्लासी के युद्ध को जीत लिया। इसके बाद जो है अंग्रेज़ों का जो है भारत में स्थायीकरण हो गया था। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई ने भी प्लासी के युद्ध के अधूरे काम को पूरा कर दिया था। यानी 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है अंग्रेज़ों को भारत में जो है स्थायी रूप से रहने के लिए एक मौका मिल गया। यहाँ के सभी शासकों को पराजित करते हुए वह अपनी कंपनी को यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे और शासन कर लगे। और 18वीं सदी के तक जो है राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में जो एक नई ताकत उभरने लगी। यानी 18वीं सदी के बाद जो है अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। और उसके बाद 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व जब बहादुर शाह जफर ने किया तो कैप्टन हडसन ने अंतिम मुग़ल सम्राट जफर को जो है गिरफ्तार कर लिया था। यानी 1857 में जो है जफर जो थे बहादुर शाह जफर, उनको जो गिरफ्तार जो किया था वो किया था कैप्टन हडसन ने। कैप्टन हडसन नाम के अंग्रेज़ अधिकारी ने उनको गिरफ्तार करके रंगून जेल में डाल दिया गया था, रंगून जेल के अंदर डाल दिया था। और दक्षिण भारत जो है वहाँ पर एक मैसूर नाम की जगह है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर भी है अंग्रेज़ जो है वो लगातार इन रियासतों के शासकों से लड़ते रहे और यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने जो है अधिकार कर लिया। और 2 युद्धों के बाद अंग्रेज़ों ने मराठों को भी जो है पराजित कर लिया था। फिर अंग्रेज़ों ने भारत में 3 जगहों को जो है मुख्य रूप से
शासन के लिए जगह दी, जिनमें एक जो था वो कलकत्ता था, कलकत्ता, और दूसरा जो है वो बम्बई और तीसरा है मद्रास। इन 3 जगहों पर जो है अंग्रेज़ों ने शासन की बागडोर संभाली और यहाँ से जो है वो पूरे भारत पर नियंत्रण करते थे। और यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल जो है वो अंग्रेज़ों में सर्वोच्च अधिकारी होता था। जिस प्रकार अभी राष्ट्रपति है, उसी प्रकार पहले गवर्नर जनरल जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। और उसके बाद जो है छोटे छोटे ज़िले थे, वहाँ पर ज़िलों में जो है वो ज़िलों के अंदर जिला कलेक्टर नाम का पद जो है वो बनाया गया था। और 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने भारत के लगभग 63% यानी आधे से ज़्यादा भाग पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। और धीरे धीरे करते हुए अंग्रेज़ों ने जो है संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार जो है व्यावहारिक तौर पर और व्यापारिक अंग्रेज़ सबसे पहले यहाँ व्यापार करने आए थे। और व्यावहारिक तौर पर जो है अंग्रेज़ों की कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अंग्रेज़ों की कंपनी थी। और इसने जो है संपूर्ण भारत में जो है अपना नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार जो है ये आपके इस पार्ट में जो है ये है जानकारी विशेष है। अब अगला जो पार्ट है आपका वो है तीसरा पार्ट, वो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यह आपका अगला पार्ट है। और इसमें जो है जब 1764 में जो है आपको मैंने बताया कि युद्ध हुआ था बक्सर का, उसके बाद 1765 के अंदर जो है 1765 में मुग़ल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का जो है अधिकार देकर बंगाल का दीवान नियुक्त किया। यानी 1765 में जो मुग़ल बादशाह जो थे, उनको जो है बंगाल के अंदर जो है बंगाल का शासक बनाने का लोभ देकर उनको जो है दिल्ली से हटवाया है। उसके बाद जो है दीवान के तौर पर जो है कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। और इसके बाद जो है 1865 ईस्वी तक यानी लगभग 100 साल तक जो है कंपनी जो है अपना आधिपत्य जमा चुकी थी। और उसके बाद जो है 1865 ईस्वी के बाद जो है वह बंगाल से जो राजस्व प्राप्त होता था, आय प्राप्त होती थी कर के रूप में, उसी से अपना जो है व्यापार चलाने लगी। यानी हमारे पैसों से ही भारत में जो है अब वो व्यापार करने लगे थे। और जब अंग्रेजी नीति जो थी वो कट्टर थी, यानी किसानों को और व्यापारियों के विरुद्ध थी, तो किसान और व्यापारी जो है जब अंग्रेज़ों की नीति से जो है किसान और व्यापारी बर्बाद होने लगे, तब कंपनी ने जो क्या किया, कंपनी ने किस खेती में जो है सुधार किए। जब किसान जो है इससे बर्बाद होने लगे कंपनी के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, तो खेती में सुधार शुरू किए। और कंपनी ने 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के व्यक्ति को जो है नई एक व्यवस्था बनाने के लिए बोला और यहाँ भारत में भेजा, जिसने जो है बंदोबस्ती व्यवस्था बनाई, जिसे स्थायी बंदोबस्त नाम से दिया गया। बंदोबस्ती व्यवस्था नई बनाई थी। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश उसके आसपास के क्षेत्र में जो है होल्ट मैकेंजी एक ब्रिटिश अधिकारी थे, मैकेंजी, उन्होंने एक नई व्यवस्था जो है वो 1822 में बनाई। और उस व्यवस्था का नाम जो है वो महाल व्यवस्था रखा गया। महाल व्यवस्था जो है वो होल्ट मैकेंजी ने 1822 में बनाई थी उत्तर प्रदेश के आसपास में। और टॉमस मुनरो नाम के व्यक्ति ने जो है एक नई व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था का नाम रैयतवारी व्यवस्था रखा गया। रैयतवारी व्यवस्था जो है वो टॉमस मुनरो ने, और उत्तर प्रदेश के आसपास होल्ट मैकेंजी ने महाल व्यवस्था बनाई, और कॉर्नवालिस ने बंदोबस्ती व्यवस्था जो है 1793 ईस्वी के अंदर बनाई। फिर अंग्रेज़ों ने यूरोप के अनुसार भारतीय किसानों को जो है यूरोप में जिस प्रकार खेती की जाती है उस प्रकार की खेती करने के लिए मजबूर किया था, जिससे जो है किसान परेशान भी हो गए थे। और वही फसलें यूरोप में जो फसलें उगाई जाती है वही फसलें भारत में उगाने के लिए उनको बोला गया। और सबसे जो ज़्यादा यूरोपीय खेती थी वो थी नील जो है वो एक प्रकार
का विशेष पौधा था नील, जिसमें जो है जिसकी यूरोप में मांग थी, क्योंकि यह कपड़ों को रंगने के लिए काम आता है। नील जो है वो कपड़ों को रंगने के लिए काम आता है, जिसकी यूरोप में जो है मांग थी विशेष। और इसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर जो है व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से नील की खेती करना शुरू कर दिया था। नील की खेती मुख्यतः दो प्रकार की होती थी, एक तो निजी होती थी और एक रैयती व्यवस्था, जो कि थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। रैयती व्यवस्था में जो है किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता था और 25% जो है वो नील उगानी पड़ती थी। 25% किसानों को नील उगानी पड़ती थी। नील की खेती से संबंधित सभी आवश्यकताएं जो है वो बागान मालिक द्वारा दी जाती थी, यानी खेत के जो मालिक होते थे उसके द्वारा जो है ये इस में जो है आवश्यकताएं सभी उपलब्ध करवाई जाती थी। और 1858 या 59 यानी 1859 में जो है बंगाल के अंदर जो है हज़ारों किसानों ने जो है नील की खेती करने से मना कर दिया और लगान चुकाने से भी मना कर दिया था। इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने नील आयोग बनाया और इसमें जो है इन किसानों की, मज़दूरों की जो है बातों को ध्यान रखा गया और इनके साथ न्याय किया गया। और इस विद्रोह से जो है बंगाल में नील व्यवस्था या उत्पादन धराशायी हो गया और ये बागान मालिक जो है बिहार की तरफ चले गए। यानी यहाँ से जो है व्यक्ति जो मालिक थे जगहों के, वो बिहार की तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ पर उनका आधिपत्य खत्म हो गया। और सन 1917 में जो है महात्मा गांधी ने 1917 के अंदर जो है गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, उन्होंने चंपारण नामक जगह जो है चंपारण में जो है अपना पहला प्रयास नील बागान मालिकों के खिलाफ किया। यानी गांधी जी ने चंपारण में किसानों को न्याय दिलाने के लिए 1917 में जो है नील की खेती से संबंधित किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए जो है आंदोलन किया था। अगला पाठ है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसमें जो है आदिवासी और दिकू, यानी दिकू जो है वो बाहरी लोग और एक नए युग के उदय को आपके इस पाठ में बताया गया है। तो आदिवासी समाज, इस समाज के लोग जो है वो जातिगत व्यवस्था जो है उनमें नहीं थी, यानी जातिगत व्यवस्था भी नहीं थी और जातिगत भेदभाव जो है उनमें बिल्कुल नहीं था। और वह जो है दूर दूर तक कबीलों में रहते थे, यानी दूर दूर जो है कबीलों में रहते थे। और इनके रीति रिवाज व रस्में जो है, इनके रीति रिवाज और जो भी रस्में होती थी वो ब्राह्मण नहीं करते थे, बल्कि ये कबीलों के लोग ही तय करते थे। और उसके बाद जो है आदिवासियों को जो है अंग्रेजी शासन में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही थी। यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान जो है अंग्रेज़ जब शासन कर रहे थे उस समय जो है आदिवासियों को जो है कई सारी परेशानियां जो है आदिवासियों को हो रही थी। तो उन परेशानियों को जो है मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है उनके साथ आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज भी आहत हो रहे थे, यानी उनको भी आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था, साथ ही सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज भी जो है उनके जो है नुकसान में थे। तो और इन लोगों के लिए जो वन उत्पाद और कृषि, पशुपालन, ये सभी, यानी आदिवासी लोग जो है वो वन से प्राप्त उत्पाद और कृषि और इसके अलावा जो है वो पशुपालन जो है मुख्य रूप से करते थे और यही इनके पशुपालन करते थे और यही इनके आजीविका के साधन थे, यही इनके आजीविका के मुख्य साधन थे। और दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए यानी मजदूरी जो है इनका मुख्य पेशा था। और ये जो है झूम खेती यानी झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि जो है वो करते थे। और साथ ही जो है ये घुमंतु जीवन जीते थे, यानी लगातार एक जगह नहीं रहते थे, घुमंतु यानी अलग अलग जगह रहते थे जंगलों में और घुमंतु जीवन जीते थे जंगलों में। और वन कानून लाकर अंग्रेज़ों ने वनों को राज्य संपत्ति घोषित कर लिया। अंग्रेज़ों ने जो है वन कानून लाया जिसमें वनों को जो है राज्य संपत्ति घोषित कर दिया और वनों पर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, जिससे जो है इनके रहने की जगह अब जो है वो अंग्रेज़ों के अधिकार में हो गई, क्योंकि जंगलों में रहते थे और जंगलों पर जो है वन कानून लाकर अंग्रेज़ों ने जो है वहाँ पर प्रवेश करने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद जो है दीकू जिसका अर्थ होता है बाहरी लोग, दीकू यानी होता है बाहरी लोग।
और बाहरी लोग जो है इनके आने से इनके जीवन में कष्ट आ गए, यानी बाहरी लोग जो है वो है अंग्रेज। इस प्रकार अंग्रेज आए तो उससे जो है आदिवासी जो थे ये इनके जीवन में जो है आदिवासी लोगों के जीवन में जो है कष्ट आ गए, यानी इनके रहने की जगह को अंग्रेज़ों ने अपने अंदर साथ कर लिया। और अब या आदिवासी लोग जो है अब ये आदिवासी लोग ये अब जो है दिकुओं के लिए काम करते हैं। दिकु लोग यानी जो बाहरी लोग अंग्रेज़ जो है उनके लिए आदिवासी काम करते हैं। और इन्होंने जो है यहाँ मज़दूर, इसके अलावा चाय के बागानों में भी जो है आदिवासी लोग काम करने लगे थे। तो इससे जो है आदिवासी लोगों ने जो है कई विरोध भी किया इन बाहरी लोगों का, अंग्रेज़ों का। और बिरसा मुंडा नाम के एक आदिवासी व्यक्ति थे जो आदिवासियों में जो है सबसे बड़े समाज सुधारक हुए हैं। और उन्होंने जो है आदिवासियों के साथ हो रहे इन अत्याचारों को जो है उन्होंने जो है कम करने का नेतृत्व किया, कम करने का फैसला किया। और उन्होंने जो है एक विद्रोह किया इन अंग्रेज़ों के खिलाफ़। और उनके प्रयास से ही जो है उपनिवेश सरकार ने यह कानून बनाया, और यह कानून बनाना पड़ा कि दिकु आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। यानी फिर एक कानून बनाया जिसमें जो है दिकु यानी बाहरी लोग जो है वो आदिवासियों पर कब्जा, उनकी ज़मीन पर कब्जा यानी वनों पर कब्जा नहीं कर सके। ठीक है। और उसके बाद जो है इन शोषण के विरुद्ध जो 1831 से 32 के मध्य जो है कोल आदिवासियों ने जो है उन्होंने जो है विद्रोह किया था। और इसके बाद जो है संथालों ने भी विद्रोह किया था, और 1910 ईस्वी में जो है सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था बस्तर का विद्रोह हुआ था 1910 के अंदर। और उसके बाद जो है 1940 के अंदर जो है 1940 में वरली नामक आदिवासियों ने भी जो है विद्रोह किया था। तो इस प्रकार जो है आदिवासियों ने जो है अपने अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। और इस प्रकार जो है 1940 के दशक तक जो है विद्रोह होते रहे और फिर आदिवासियों को न्याय मिला। अब इसके बाद आपके अगला पार्ट है 5वां पार्ट है जब जनता बगावत करती है 1857 की क्रांति। और उसके बाद यानी लोगों ने जिस प्रकार जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है बगावत की और 1857 की क्रांति, इसके बारे में आपके इस पार्ट में बताया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का से जो है राजा उसके अलावा रानी, किसान और जमींदार, ये सभी व्यक्ति जो है वो परेशान थे। और इसके साथ ही जो है आम जनता भी जो है वो अंग्रेज़ों की नीतियों से परेशान थी। और उसके बाद जो है नवाब जो थे, जितने भी नवाब थे, जैसे बंगाल, बिहार, अवध, यहाँ के नवाबों को 18वीं सदी तक जो है इसके मध्य में 18वीं सदी के मध्य में ही जो है यहाँ के राजाओं को जो है उनकी सत्ता से विमुख कर दिया गया, यानी उनकी सत्ता छीन ली गई, राज्य छीन लिया गया। इस कारण जो है शासक अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। ये शासक भी जो है अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी, लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी से नेतृत्व किया, वह चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद जो है उनके गोद लिए पुत्र को जो है राजा बनाए, उनके गोद पुत्र जो लिया था उसको राजा बनाए। लेकिन और पेशवा बाजीराव जो है बाजीराव द्वितीय जो थे वो जो है वो अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र नाना साहब ने भी जो है कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी उनकी मृत्यु के बाद वह उसे मिले, यानी उनकी मृत्यु के बाद जो है बाजीराव को जो पेंशन मिलती थी वो इन नाना साहब को भी मिले। लेकिन इसको भी अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था। तो इस प्रकार जो है ये राजा भी अंग्रेज़ों से परेशान थे, और किसान और विशेष रूप से जमींदार लोग भी जो है उनसे परेशान थे। तो इस प्रकार फिर आगे जो है अवध राज्य जो था, वहाँ के जो है उसी अवध रियासत जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आने वाली अंतिम रियासत थी। यानी अंग्रेज़ों ने जो है अवध रियासत को जो है मिलाया था, जो कि अंग्रेज़ों के से मिलने वाली अंतिम रियासत थी, अंतिम रियासत थी। और यहाँ 1801 में अवध पर एक सहायक संधि को थोपा गया। 1801 में सहायक संधि यहाँ अंग्रेज़ों ने की थी अवध से। फिर 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया। 1856 ईस्वी
में जो है अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, यानी अवध को अपने साम्राज्य में मिला दिया। और बहादुर शाह जफ़र जो है वो अंतिम मुग़ल सम्राट थे, यानी बहादुर शाह जफ़र, जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफ़र ने। और 1849 के अंदर जो है गवर्नर जनरल थे डलहौजी जो है गवर्नर जनरल थे। उन्होंने फैसला किया था उन्होंने कि बहादुर शाह जो कि अंतिम मुग़ल सम्राट थे, बहादुर शाह उनकी मृत्यु के बाद जो है बादशाह के परिवार को लाल किले में, जो इनका परिवार रहता था लाल किले में, वहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह जो है वो अंतिम मुग़ल सम्राट होंगे। फिर भारतीय किसान जो थे, और किसान और सिपाही दोनों जो है वो अंग्रेज़ों से परेशान थे, क्योंकि गाँव के किसान जो थे उनको जमींदार में जो है लगान देना पड़ता था, और वो बहुत बड़ा लगान लेते थे अंग्रेज़। और कि सिपाही जो है उनको पूरा वेतन नहीं मिलता नहीं था, इसीलिए सिपाही भी परेशान थे। और तो इन्होंने भी जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह करने का ठान रखी थी। और अंग्रेज़ों ने कुछ सुधारों की भी प्रक्रिया शुरू की, यानी कुछ सुधार भी किए, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो है सती प्रथा उसको रोकने का प्रयास किया। और उसके अलावा जो है अंग्रेज़ों ने जो है विधवा स्त्रियों के विवाह को जो है उसको बढ़ावा दिया, यानी विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया। और अंग्रेज़ों ने जो है अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। अंग्रेज़ी भाषा जो है इसकी शिक्षा को जो है ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। और 1830 के बाद ईसाई जो मिशनरियों को खुलकर काम करने और ज़मीन व संपत्ति जुटाने की छूट दी, यानी ईसाई जो कि अंग्रेज़ थे, उन्हें जो है खुली छूट मिल गई थी भारत में शासन करने की। और 1850 में जो एक नया कानून बनाया गया, जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। यानी 1850 में जो है ईसाई धर्म को लेकर जो है एक कानून बनाया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाने के लिए जो है सुलभ प्रयास किए गए। और इसके बाद जब अंग्रेज़ों का अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लगा, तो मई 1857 के अंदर जो है एक विद्रोह शुरू हो गया जनता के द्वारा, जिसे हम 57 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और मेरठ नाम की एक जगह है, वहाँ से जो है सिपाहियों ने जो है बगावत शुरू कर दी थी। और इससे जो है इस बगावत से भारत में कंपनी को जो है काफ़ी खतरा, यानी नुकसान हो गया, और अस्तित्व को भी खतरा आ गया। फिर सैनिकों के विद्रोह, जब सिपाही जो है इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, यानी इस क्रांति के साथ ही जो है अपने भारतीय सैनिक जो अंग्रेज़ों की सेना में थे, वो भी जो है मना कर देते हैं उनका आदेश मानने से। और 29 मार्च 1857 के अंदर जो है मंगल पांडे नामक एक क्रांतिकारी थे अपने भारत के, जिनको जो है बैरकपुर के अंदर जो है अपने अफसरों, ये मंगल पांडे जो है वो अंग्रेज़ों की सेना में थे, तो इन्होंने बैरकपुर में जो है अपने अफसरों पर जो है हमला किया था। और इस कारण जो है इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और कुछ दिनों बाद मेरठ में जो है कुछ सिपाहियों ने जो है अंग्रेज़ों का अधिकार मानने से मना कर दिया था। और सिपाहियों की जो है बंदूकें थी, उसमें से उनकी बंदूकों की जो भी गोलियां थी ना, उन पर जो है गाय और सूअर की चर्बी थी, और जिसे मुंह से जो है खोलकर जो है चलाया जाता था। तो इससे सिपाही नाराज़ हो गए, और 9 मई 1857 को उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। और इसके बाद 10 मई के अंदर जो है अगले दिन जो है 10 मई को सिपाही ने मेरठ की जेल पर जो है धावा बोलकर वहाँ सिपाहियों को जो है बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया है। 10 मई 1857 के अंदर जो मेरठ में जो है विद्रोह शुरू कर दिया था। और मेरठ के कुछ सिपाहियों की टोली जो है वो 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे, यानी यहाँ से जो 10 मई को मेरठ से विद्रोह करने के बाद ये जो है दिल्ली चले गए थे, रात में ही दिल्ली पहुँच गए थे।
और यहाँ जो है बहादुर शाह से मिले, यहाँ दिल्ली के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफ़र। इनसे जो है यहाँ मेरठ के सैनिक मिले और इनको जो है अपना नेता घोषित किया क्रांति का। और 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही सेना जो है बरेली से दिल्ली पहुंची। 3 जुलाई 1857 को 3000 सैनिक जो है वो बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से दिल्ली पहुँचे थे। और इस 1857 के विद्रोह में ही जो है नाना साहब उन्होंने कानपुर से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। और उसके बाद जो है लखनऊ में जो है वो बेगम हज़रत महल ने जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था। और झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया इस क्रांति का। और रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग जो है वो तात्या टोपे ने किया था, जो कि तात्या टोपे जो है वो नाना साहब का जो है सैनिक था। नाना साहब का सेनापति जो था, उन्होंने जो है तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में जो है मांडला नामक जगह है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है एक रानी ने नेतृत्व किया इस क्रांति का, जिनका नाम है अवंतीबाई लोधी ने जो है मंडला से 4000 सैनिकों के साथ जो है इस क्रांति में कूद पड़े। और 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे लेफ्टिनेंट जनरल से टाइटलर, उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को जो है 6 अगस्त 1857 को एक अंग्रेज़ अधिकारी टाइटलर ने अपने अधिकारियों को मैसेज भेजा, जिसमें अंग्रेज़ों के भय को बताया। यानी इस क्रांति से अंग्रेज़ जो डर चुके थे उसके खिलाफ मैसेज किया, इस क्रांति को रोकने के लिए मैसेज करवाया। और इसी के साथ बिहार से एक नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह जो है उन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। इस प्रकार जो है 1857 का विद्रोह इतना भयानक हुआ। इसके बाद भी अंग्रेज़ों ने जो है हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह जो है उसको कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। और उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए, इंग्लैंड से ही आए थे, तो वहाँ से उन्होंने अपने सैनिक मंगवाए और इस विद्रोह को जो है कुचलने का प्रयास किया और विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सजा देने के कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर जो है हमला कर दिया था। मुख्य केंद्र जैसे कि झांसी है, मांडला है, कानपुर, बिहार। और सितंबर 1857 में जो है दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। यानी सितंबर 1857 तक जो है अंग्रेज़ों ने वापस जो है इन सभी को हरा कर जो है दिल्ली पर वापस अधिकार कर लिया था। और उनके बाद जो अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफ़र, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास जो है वो रंगून जेल में डाल दिया गया था। और उनके बेटों को जो है उनकी आंखों के सामने, बहादुर शाह के बेटे जो थे उनको उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। और रंगून में जो है उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून भेज दिया गया था। 1857 में यानी उनके साथ जो है उनकी बेगम को भी भेज दिया गया था। और इस जेल में, रंगून जेल में जो है 1862 ईस्वी में जो है बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है। और 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। और 1858 में ही जो है लक्ष्मीबाई जो थी उनकी भी मृत्यु हो जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। लक्ष्मीबाई भी शहीद हो जाती हैं। और तात्या टोपे जो है वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते हैं। तो उसके बाद जब ये विद्रोह शांत हुआ, तो विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ, तो 1859 ईस्वी तक जो है अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से वापस अपना नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद जो है ब्रिटिश संसद ने 1858 के अंदर एक कानून निकाला था, नया कानून। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उसके सारे अधिकार जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिए गए थे। यानी सीधे इंग्लैंड से नियंत्रित होने लगे, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिए गए थे। साथ ही
इसके साथ अंग्रेज़ों की सेना जो थी उसमें जो है यूरोप के जो यूरोपीय सैनिकों को ज़्यादा महत्व दिया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई। भारतीय सैनिक कम किए गए थे और मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई और भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान, यानी अपने भारतीय धर्म और रिवाजों का सम्मान किया जाने लगा। और जमींदारों को जो रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ, यानी जमींदारों के लिए भी जो है स्थायीकरण की नीतियाँ बनाई गई थी। और उसके अलावा जो है सभी शासकों, देशी शासक जो भी थे, देशी शासक यानी भारतीय शासक जो थे, उनको जो है उन्हें अपनी रियासत में अपने वंशज उनको राजा बनाने का अधिकार था। उसके अलावा वो अपने गोद लिए हुए पुत्र को भी राजा बना सकते थे। इस प्रकार यह बदलाव किए। और जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय जो है चीन के दक्षिण भाग में, यानी चीन में भी जो है विद्रोह हुआ था। वो हुआ था 1850 से लेकर 1860 के मध्य, जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति चल रही थी। और इस विद्रोह को जो है ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार जो है ये आपका 5वां पार्ट है।